जीवन जीने की प्रत्याशा, जहां औसत उम्र पहले 1770 में एक व्यक्ति 28.7 साल जिया करता था, आज दुनिया के अंदर 2020 में एक औसत व्यक्ति 72.7 वर्ष जीता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीने की वजह से लोगों की संख्या, क्योंकि अब वो सर्वाइव ज्यादा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इंसानों के सर्वाइवल की वजह से दुनिया की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मृत्यु दर और जन्म दर का आकलन करें तो ये संख्याएं निरंतर कम हुई हैं, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस लगभग उतना ही बरकरार है, इसलिए सकारात्मक वृद्धि जनसंख्या में दर्ज की जा रही है। उदाहरण के लिए जहां 1950 के अंदर 37.91 बच्चा 1000 लोगों में पैदा होते थे, वहीं 19.99 बच्चे मर जाते थे या फिर लोग मर जाते थे 1000 में से। तो ये मृत्यु दर वर्सेस जन्म दर का आंकड़ा था, लगभग 18 का प्लस बना हुआ था, लगभग 10 का प्लस अभी भी बना हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जन्म दर में वृद्धि अभी भी हुई है। वर्तमान 2020 के अंदर अगर हम जन्म दर की बात करें तो 1950 की मृत्यु दर से अभी भी जन्म दर कम है। कहने का मतलब है कि हमने सकारात्मकता दिखाई है इस चीज में कि जन्म दर के अंदर गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर जो पॉजिटिविटी देखी गई है, वहां पर सर्वाइवल इंक्रीज हुआ है। बात अगर हम तथ्यात्मक रूप से करें तो एक फैक्चुअल चीज पर आकर जानकारी टिकती है, और वो ये है कि दुनिया अगर 8 बिलियन पर टिकी हुई है और यदि 8 बिलियन ही रहना चाहे तो क्या करे। तो एक स्वस्थ स्त्री को यानी माता को अपने जीवन काल में 2.1 बच्चा जन्मना होगा। इसे ही प्रस्थापन दर कहते हैं, यानी कि ये एक वो रेट है जिसकी वजह से एक व्यक्ति फर्टिलिटी रेट की वजह से अपनी आने वाली पीढ़ी को कंटिन्यू कर सकता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि कैसे संभव है सर कि एक मां 2.1 बच्चे को जन्म दे। भाई कुछ माताएं ऐसी भी होंगी जो एक बच्चे को जन्म देंगी, कुछ माताएं ऐसी भी होंगी जो 3 बच्चे को जन्म देंगी, औसत 2.1 तक पहुंचेगा। ठीक है, इसको जो ये रेट हमने बताई फर्टिलिटी रेट के ऊपर दर्ज की जाती है, यानी फर्टिलिटी रेट वर्तमान में कितनी चल रही है जिस वजह से ये चीज बढ़ रही है। असल में एक माता वर्तमान में 2.39 बच्चों को पूरी दुनिया में जन्म दे रही है, औसतन ये वैल्यू निकल कर आती है। इसका मतलब अभी ग्रोथ सकारात्मक चलेगी। यदि यह ग्रोथ रेट 2.1 से नीचे आ जाए तो यहां पर जो वर्तमान जनसंख्या है वो गिरना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए भारत की जो वर्तमान जन्म दर है वो 2.18 है, यानी अभी भी हम ग्रोथ के अंदर सकारात्मकता देख रहे हैं। यदि हम इसी दर को देखें 2.18 को चाइना से कंपेयर करें तो 1.70 2020 में थी। हालांकि कुछ जगह तो 1.12 भी लिखा हुआ है, तथ्यों के बारे में चाइनीज आंकड़ा ज्यादा नहीं पता चलता, क्योंकि कई जगह लिखा हुआ है 2021 में चाइना की बर्थ रेट शायद कोरोना की वजह से रहा हो 1.16 आ गया था, यानी उनके यहां पर जो लोग जीवित हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए लोग उपलब्ध नहीं है। यानी मानक फिगर जो है जो फर्टिलिटी रेट का वो 2.1 है, उसकी तुलना में चाइना के अंदर जो जन्म दर है वो तुलनात्मक रूप से काफी कम हुई है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि आज से लगभग 30 साल पहले चीन के अंदर, यानी कि 1985 के अंदर, 1985 के अंदर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को स्ट्रिक्टली अपनाया था, यानी एक कपल केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकेगा। इस वजह से 30 साल के अंदर उनकी पॉपुलेशन लिमिट होते हुए अब वो दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन रहे हैं। लेकिन उन्हें 30 साल के अंदर ही कुछ चैलेंजेस भी फेस होने शुरू हुए। यही कारण है कि 2015 में उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को वापस लिया और 2015 में उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी, 1 की आवाज में 2 चाइल्ड भी नहीं, 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, यानी कि हर कपल अब 3 बच्चों को जन्म देगा। हालांकि जन्म देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन की योजनाएं भी चलाई। इवन कुछ कंपनीज ने तो प्रति कपल के हिसाब से लगभग 11.5 लाख रुपए धरोहर, मतलब जो एक तरह से इंसेंटिव राशि है वो भी अनाउंस की कि यदि आपको एक सकुशल रूप से बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें 11.5 लाख रुपए भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बावजूद भी चीन के अंदर अब परिवार शादी में ही कन्वर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि इतना एकाकीपन समाज में आता जा रहा है। असल में ये सामाजिक मुद्दे हैं। मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में जो वृद्धजन है उनकी केयर के लिए आपके पास में युवा पीढ़ी का होना एक कंपल्शन है, क्योंकि वृद्धजनों का और युवाओं का जो कॉम्बिनेशन है वही एक परिवार की भूमिका बनाता है। ऐसी स्थिति में चूंकि सब अगर वृद्ध हो जाएंगे तो उनकी केयर और देखभाल करने के लिए दूसरी जनरेशन या दूसरी पीढ़ी कहां से आएगी, इसलिए 2.1 जो रेट है प्रस्थापन दर है वो काफी मायने रखती है। आप देख सकते हैं 7 साल पहले की खबर है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया 2015 में, जो 35 साल से चली आ रही थी। 1980 के अंदर शुरू हुई थी, 35 साल था ना, 1980 में शुरू हुई थी, 2015 में इन्होंने उसको खत्म किया और 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, अच्छा 3 चाइल्ड पॉलिसी, एक कपल कैन हैव 3 चाइल्ड, ये मैंने आपको बता दिया, और इंसेंटिव प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया गया। आप यहां देख सकते हैं 11.5 लाख के आसपास इन्होंने। अब बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में क्या कंसर्न है, क्या भारत को इसके लिए कोई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भारत में भी कोई कार्य होना चाहिए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रोत्साहित करने के, क्या हम भी स्ट्रिक्ट कानून लेकर आए, क्या कर सकते हैं। अलग अलग तरह से सरकारें प्रोत्साहन देती हैं, जैसे सरकारी नौकरी में यदि किसी के पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों में नहीं आने दिया जाता, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अधिकांश सरकारी नौकरियों के अंदर। दूसरा, टैक्स रिबेट्स ऑफर की जाती हैं कई परिवारों के अंदर। कई परिवारों में अगर बच्चे कम है तो फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रेफरेंसेस देने का प्रावधान किया गया है। इस वजह से कुछ लोग 2 बच्चे के ऊपर सीमित होने की मानसिकता भी बना चुके हैं। ये तरीके होने की वजह से लोगों के अंदर जो है ना, अच्छा दूसरा, अगर किसी के पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें प्रमोशन के अंदर भी मतलब एक्सक्लूजन मिलता है, यानी उन्हें प्रमोशन में भी स्थान नहीं दिया जाता। अब अगर बात करते हैं तो कौन इसके ऊपर कानून बना सकता है, चूंकि हमारे देश में पॉपुलेशन की बातें कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो कि 7th शेड्यूल के अंदर रिटर्न है। ऐसी स्थिति में यूनियन और स्टेट दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। जहां तक बात हो केंद्र की, केंद्र इसके बारे में कोई भी अभी तक रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लेकर नहीं आया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज अनइक्विवोकली अगेंस्ट फोर्सिंग पीपल टू हैव ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्वियस सी बात है, परिवारों को आप इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इतने ही बच्चे रखने हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए यूएन क्या कहता है, तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार इंडिया आने वाले समय में 2023 तक सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा, जिसकी आबादी 140 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, जो दुनिया का 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने साथ रखेगा। ये 4 गुना होगा इंडिया का पॉपुलेशन जब हम आजाद हुए थे। 1947 में हम मात्र 34 करोड़ की आबादी थे, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते मनाते 4 गुना हो गए, हम 140 करोड़ पहुंच गए। इसी के साथ साथ इंडिया का प्रोजेक्टेड टू रीच 150 करोड़ बाय 2030 एंड 166 करोड़ बाय 2050। हम इस तरह से ग्रोथ देखते जा रहे हैं। हालांकि इंडिया ने 2020 में टोटल फर्टिलिटी रेट में एक बार डिप जरूर देखा है, जो कि कोरोना के कारण भी था। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी पहुंच करके 2 तक रह गई थी, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1950s में 6 के आंकड़े पे थी। यानी कि एक स्वस्थ माता अपने जीवन काल में 6 बच्चों को जहां जन्म रही थी वर्ष 1950 के दशक में, उसको अभी 2020 में 2 के आंकड़े पर भी देखा गया है। अब सवाल पूछा जाता है कि पॉपुलेशन होने के क्या कुछ सकारात्मक तथ्य भी हैं, क्या कुछ फायदे भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे आपके पास एक ग्रेटर ह्यूमन कैपिटल होता है, आपकी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना एक्सपेक्टेड होता है। इसके साथ साथ ये माना जाता है कि लास्ट 7 दशक के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो लास्ट 7 दशक में 50% से बढ़कर के 65% हो गई है। दैट मींस घर में रहने वाले 100% लोगों में से 65%
बेशक लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से समझिए। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी संख्या घट रही है, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट देने में काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आने वाले समय में वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स रखने वाला देश हो जाएगा। अगले 25 सालों में हर 5 में से एक वर्किंग पीपल दुनिया में इंडियन होगा। ये हमारे पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या है कि लेबर फोर्स तो हमारे पास होगी क्या, लेकिन उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। नंबर दूसरा, अभी भी लिंग चयन जो है वो देश के अंदर देखा जा रहा है। तीसरा, भूखमरी का जो आलम है, हम दुनिया के 116 देशों में 101वें स्थान पर है भूख के मामले में दुनिया का, मतलब ये हंगर इंडेक्स ऐसी जानकारी देता है। इसके साथ साथ जहां डिजीज का बर्डन हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर 62% जो टोटल डेथ है वो हमारे ही क्षेत्र से बिलोंग करती है। इंडिया लगभग 8 करोड़ लोगों का, ऐसे लोगों का निवास स्थान है जो डायबिटीज से पीड़ित है। लगभग हमारे देश के अंदर बात करें तो 1/4 ऑफ ग्लोबल डेथ टू एयर पॉल्यूशन, यानी दुनिया में जितनी वायु प्रदूषण से मौत होती है उन मौतों में 1/4 मौतें इंडिया में होती हैं। इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ज्यादा असामान्य है और बहुत ही ज्यादा इनसफिशिएंट है। ऐसी स्थिति में हेल्थ की